आप सभी साथियों को जय हिंद, जय श्री राम। मैं विमल प्रताप सिंह, कीर्ति मुस्कान फाउंडेशन का अध्यक्ष और पूर्व सैनिक। आज आपको आज की कहानी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है कि 2-3 दिन पहले मैं बच्चों से मिला। सेंटर एकेडमी के पीछे जो बस्ती है वहाँ कम से कम 40-50 बच्चे हैं, जिसमें से कुछ हद तक पढ़ने वाले हैं जो चाहते हैं एजुकेशन और उनको अवसर चाहिए। माता पिता गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो सुविधाएं उनको मिल नहीं पाती हैं। और जब से मैंने संस्था खोली तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि मुझे करना क्या है, क्या करना चाहिए समाज के लिए। अगर कुछ करना है तो सेना छोड़ने का मकसद यही था कि अपने धर्म और देश के लिए जितना भी बेहतर कर सकूं करूं। और यही जीवन है मेरे हिसाब से। अपना अपना थॉट है जीने का, अपना अपना लाइफस्टाइल है, पर मेरा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा ही है। और मैं ज़मीन के स्तर पर काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग जाने और लोगों का भला हो सके, ना कि संस्था बना के पैसा कमाना। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ईमानदारी का होना चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा भले कमाया जा सकता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम है वो उतना ही खतरनाक होता है। या तो आप बीमारी से पीड़ित रहते हैं, या तो आर्थिक समस्याओं से, या तो सामाजिक समस्याओं से, पारिवारिक समस्याओं से। बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको कहीं ना कहीं से घेर लेती हैं। तो मेन चीज़ है कि आप करना क्या चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। और परसों की बात है कि मैंने उनको बोला बच्चों को और कि ठीक है आप लोगों को मैं मंडे को कुछ खाने को लाऊंगा। तो जैसे संडे को, तो आज संडे था और ये था कि आज कम से कम 300-400 रुपये के आसपास खर्च होता है। 30-40 बच्चों को जलेबी खिलाना है, समोसा खिलाना है, तो समथिंग ज़्यादातर तो अगर अच्छे से अरेंजमेंट करते हैं तो 1000 रुपये के आसपास का बिल बनता है। लेकिन अगर छोटा छोटा आइटम्स भी करते हैं तो कम से कम 400-500 पहुंच जाता है। अब मैंने अपना क्या है कि मोबाइल देखा और मोबाइल में बैलेंस देखा, तो मेरे बैलेंस में सिर्फ 84 रुपये थे। मेन बैलेंस में 84 रुपये। अब दिमाग में आया कि यार 84 रुपये मेन बैलेंस में है, और आज का डेट है 24 नवंबर 2024, तो 6 दिन बचे भी हैं। और कैसे काम चलेगा? 4-5 हज़ार रुपये बैलेंस पड़े थे, तो मैडम ने निकाल लिए किसी काम के लिए। तो दिमाग में आया कि अब तो किसी ना किसी से मांगना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास इतना है नहीं और कोई हेल्प भी नहीं करता, देता भी नहीं है। और मैं कभी कभार डाल देता हूँ, मांगता भी नहीं हूँ। अचानक याद आया कि कल किसी ने 2000 रुपये दूसरे अकाउंट में डाला है फ़ोनपे पे, और उनका काम अगर मैं 5-6 दिन के बाद भी करूँगा, और एक्चुअली भी उनका काम 5-6 दिन के बाद ही होना था, 1 तारीख के बाद का काम था। तो मैं बोला कि ये काम हो सकता है कि इस पैसे का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और फिर जाके मैंने 300 की जलेबी लेके आया। 320 के आसपास, 160 रुपये है जलेबी, तो 320 की जलेबी लेके आया 2 केजी। और इसके बाद वहाँ गया और उन बच्चों को वो जलेबियाँ मैंने बाँटी। बच्चे अच्छे हैं और बहुत सारे अब लगाव भी हो गया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर एजुकेशन कब शुरू होगा, पढ़ाई कब शुरू होगी? क्योंकि कुछ बच्चे तो ठीक है, उनके पास ट्यूशन की सुविधाएं हैं, और वैसे भी हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपने कहा था कि आप ट्यूशन की व्यवस्था करेंगे, तो मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी सामान्य वर्ग से ही हूँ।
एक रिटायर्ड फौजी की पेंशन कितनी हो सकती है? 25,000, 30,000। और कोई काम भी अभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ और ट्रेडिंग पे थोड़ा बहुत आता है, उसी से काम चलता है। और कोशिश यही है कि बेहतर काम करूं और भी बेहतर करूं, और लोगों से हेल्प अगर मिल जाती तो ये था कि मैं एक मुहिम चालू कर देता और बेसिक तरीके से, जैसे लोग बात करते हैं हिंदुत्व की, या तो बात करते हैं समाज की या देश की, तो बहुत कम लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहते हैं। विज्ञापन, शोबाजी, और यही चीज़ें मैंने अभी तक देखी है 4 सालों में, जब से मैं रिटायर हुआ हूँ। और मैं ऐसा बन नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं ऐसा हूँ नहीं। तो मैं बेसिक चीज़ें ढूंढता था कि अगर देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, उधर के लिए काम करना है, तो क्या किया जाए कि हम इसको आगे अच्छे से ले जा सकते हैं या बेहतर बना सकते हैं। ओवरऑल पहले हम लोगों का जो उद्देश्य था कि भिखारी मुक्त शहर बनाएंगे। भिखारी बहुत घूमते रहते हैं, और जब उस गहराई में गया तो देखा कि पूरा सिस्टम ही सड़ा हुआ है। भिखारी तो पैदा किए जा रहे हैं, और गांव से भी बहुत सारे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, कोई काम नहीं, बोले कोई काम नहीं तो चलो खाना पीना खाया, सुबह अपना आ गए और शाम तक भीख मांगते हैं और इसके बाद घर चले जाते हैं। तो 500 हज़ार रुपये तो उनका मांगने से निकल जाता है, और भावनाओं में लोग भीख दे रहे हैं। और ये एक तरीके से कहिए कि व्यापार बन गया है, धंधा बन गया है। और इसी धंधे के चक्कर में जो बच्चे हैं सामान्य लोगों के या तो गरीब लोगों के, वो किडनैप होते हैं, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, आंखें फोड़ दी जाती हैं, और फिर उनसे भीख मंगाया जाता है। तो इसको भी रोकना था, लेकिन ये बहुत बड़ा सेक्टर था और लोगों का सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं है। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, तो मेरे पास यही था कि मैं जो गरीब बच्चे हैं उनको ट्यूशन के माध्यम से थोड़ा सा शिक्षा को बढ़ाऊं, क्योंकि शिक्षा ही मेन उद्देश्य है। और जैसे जैसे जनरेशन को पता चलेगा कि हाँ यहाँ काम हो रहा है, और सपोर्ट बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक जो भी आया है उसमें से 90% लोग यही थे कि प्रॉफिट पूछते कि प्रॉफिट कितना है, या प्रॉफिट क्या मिलेगा मुझे, मेरा हिस्सा क्या है। तो मैंने बोला कि भाई हिस्सा कुछ नहीं है, और ना ही कोई प्रॉफिट है। नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, और अगर आप चाहें तो करिए, और जो कुछ होगा, अगर मुझे लगेगा कि हाँ कुछ है आ रहा है, तो उसमें से आप कुछ सहयोग करेंगे। और 1-2 दिन 4 दिन लोग शोबाजी में आते हैं, और इसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि संस्था से जुड़े हुए जो सदस्य हैं उनका भी यही हाल है। हाँ, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं सपोर्ट करेंगे, पर 1 बार या 2 बार से ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं करता। 1-2 लोग हैं जो ठीक ठाक कर रहे हैं अभी सपोर्ट, और कुछ लोग फ़ोन से अपने से आए हैं, तो उम्मीद है कि वो भी करेंगे, और बोला भी है कि सपोर्ट करेंगे। और देखते हैं आगे क्या होता है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि समाज सेवा के नाम पर लोग ऐसे कैसे कर जाते हैं, सीधा भगवान को धोखा दे जाते हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं हिंदू सुरक्षा सेना तैयार करूं। हिंदू सुरक्षा सेना कोई मार काट के लिए नहीं है। हिंदू सुरक्षा सेना का मतलब है कि जो बच्चे हैं इनको अच्छा एजुकेट करें, और उन प्लेटफॉर्मों में बैठाएं जहां से सत्ता चलती है, चाहे वो IAS IPS, पुलिस, सेना, जुडिशरी। तो जब धर्म से जुड़े हुए लोग वहाँ बैठेंगे तो सुरक्षा का भाव रहेगा। और जो कानून चल रहे हैं, बहुत सारे कानून हैं जो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं चाहूँगा कि राजनीतिक रूप में भी वो लोग आएँ कि जो धर्म के प्रति और समाज के प्रति समर्पित हैं और देश के प्रति समर्पित हैं। जैसे कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है,
और जो ये अवैध तरीके से रोडों पे वो बना देते हैं, इनका क्या है धर्मशाला वो चौतरे जैसा, तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और इसी के लिए अक्सर मैंने कोशिश की, और बेसिक चीज़ यही है कि जब तक अगर आपको किसी देश को सुरक्षित रखना है और बचाना है तो उसकी शिक्षा को बढ़ाइए, और बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा को तबाह कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी शिक्षा की जिसको जिन्होंने बनाया है वो खुद भी अपने देश में लागू नहीं करते हैं। हमारे देश में बच्चों से रील्स बनवाई जाती हैं, जबकि मैंने अभी तक ज़्यादातर देशों में बच्चों को रील्स बनाते हुए ना के बराबर ही देखा है, और अश्लील गानों पर रील्स बनाई जाती है। तो समाज को ख़त्म करने का दो ही चीज़ें हैं, क्या शिक्षित करो, इन पर राज करो, और हमारे देश के हमारे धर्म के लोग ही यही कर रहे हैं कि इनको अशिक्षित करो, इन पर राज करो। और जो बांग्लादेश का हालत है वही हालत इन भारत में भी लाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदू एकत्र रहे तो सबसे पहले तो जातियाँ मिटनी चाहिए। SC ST OBC 2 ही वर्ग हैं, 3 वर्ग हैं, 3 वर्गों में समाज बटा हुआ है। पहला है गरीब, दूसरा है सामान्य, और तीसरा है अमीर, और बाकी कोई जाति नहीं है। जाति के नाम पर सिर्फ राजनीति और शोषण है। जिस समाज का मुखिया होता है ना, अध्यक्ष या तो संस्थापक, वो बड़ा आदमी बन जाता है, कुछ नहीं होता, इसके बाद भी वो बहुत अमीर हो जाता है, और जिसको ज़रूरत होती है वो वहीं का वहीं रह जाता है। बस वो झंडा उठाने के लिए काम आता है, झंडा उठाएगा, घूमेगा, और खुद भी उस संस्था का संस्थापक ये नहीं चाहता है कि मेरे समाज का ये जो गरीब वर्ग का बच्चा है इसको भी मौका मिले और ये भी आगे बढ़े। लोगों के अंदर एक मानसिकता ये है कि अगर ये पढ़ लिख लिया और अगर ये अमीर हो गया तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा, और यही मानसिकता हमें कमज़ोर करती है। हम जब बोलते हैं लोग कि हम अफ़गानिस्तान से इतने छोटे हो, अफ़गानिस्तान में थे, कंधार में थे, और अब धीरे धीरे बांग्लादेश, पाकिस्तान और बहुत सारी चीज़ें हैं, समेटते जा रहे हैं। समेटने का कारण एक मानसिक सोच है कि हम अपने दिमाग में ये बैठा के रखे हैं कि भैया अगर हमारे बच्चे सुरक्षित रखना है तो हमने गरीबों को और बढ़ाना है, और गरीबी को बिल्कुल मजबूत रखना है, और उनको शिक्षित नहीं होने देना है। तो इस मुहिम के साथ मैंने एक चीज़ देखी कि मुझे क्या करना है, और मैं समाज के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि समाज सेवा के नाम पर मुझे इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, और यही रीढ़ की हड्डी है। एक आदमी की बीमारी में आप लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर देते हैं, अब वो बीमार है कि नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि बीमारी के नाम पर भी करोड़ों रुपए और लाखों रुपए इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यवस्था ने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि गरीब बच्चों को सही शिक्षा मिले। सरकारी स्कूलों की हालत तो मेरे हिसाब से 60-70% बहुत ही ख़राब है। 10-20-30% जो शहर से जुड़ी हुई हैं उनको नहीं कह सकते हैं कि इनकी शिक्षा प्रणाली बेहतर है। और मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे साथ जुड़े जो समाज में एक्चुअल में सेवा करना चाहते हैं समाज की, या धर्म को बचाना चाहते हैं, या तो हिंदुत्व को ज़िंदा रखना चाहते हैं। हमारे जितने ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सब में लिखा गया है कि लोगों को अवसर प्रदान करना चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। अब जो चीज़ फ्री होनी चाहिए वो कभी फ्री नहीं हुई। कोई 3000 फ्री में बांट रहा है, कोई 5000 बांट रहा है, कोई ये फ्री में बांट रहा है, कोई वो फ्री में बांट रहा है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है शिक्षा, जिसको समान रूप से व्यवस्थित करना था और फ्री में बांटना था, क्योंकि जितनी बढ़ती उतना ही देश का विकास होता और उतने ही मजबूत होते।
तो शिक्षा अब धंधा हो चुका है। एक सामान्य वर्ग भी अब अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए बहुत सोचता है और संघर्ष करता है। गरीब का तो बुरा हाल है। सरकारी स्कूलें सिर्फ दिखावे के लिए बनी हैं। 80% 20% में हो सकता है कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक है माहौल पढ़ाई का, क्योंकि वहाँ भी आरक्षण वाले टीचर घुसे हुए हैं। भाई जिसने 30% पास करके शिक्षक की नौकरी ली है तो वो क्या पढ़ाएगा, शिक्षा क्या देगा। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए कहीं ना कहीं। और ये 84 रुपये की कहानी मुझे हमेशा याद रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो फिक्स डिपॉजिट में पैसे नहीं थे मेरे पास, ऐसा इतने बुरे हालात नहीं थे, लेकिन अचानक ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि सोचना पड़ता है कि यार मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन मैं कैसे कर पाऊँगा, और वो भी बिना सपोर्टेड। तो देखते हैं क्या चलता है। कोशिश तो यही है कि एक मुहिम है जो मैंने सोच रखा है कि एक ऐसी व्यवस्था तय करें कि एक क्षेत्र से ही करें, एक मोहल्ले से करें, लेकिन बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और इस बदलाव के साथी कितने बनते हैं इसकी भी तलाश जारी है। लोग जुड़ तो रहे हैं, अब सहयोग कौन करता है ये डिपेंड करता है कि कितना करता है, कितनी बार करता है, और उसी के साथ काम करेंगे। और चाहेंगे कि जितने भी अच्छे और समाज से जुड़े हुए लोग हैं जो एक्चुअल में सहयोग करना चाहते हैं बिना किसी स्वार्थ के, वो हमसे जुड़े, सहयोग करें और हमारी मुहिम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि लड़ाई अकेले ही लड़ रहा हूँ मैं। सेना से रिटायर भी इसीलिए हुआ था कि कुछ ऐसा करके गुजर जाऊँगा कि लोग याद रखेंगे। लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, और कहते हैं कि अगर परिस्थितियाँ हर आदमी के लिए अनुकूल हो तो कोई भी काम कर सकता है। असली लड़ाई तो यही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्यों को पूरा करना और अपनी मंजिल तक पहुंचना। और मैं चाहूँगा और मुझे यकीन भी है कि एक दिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करूंगा, जिससे जातिगत मतभेद और धर्मांतर जैसी समस्याएं रुकेंगी और लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे और एक बेहतर भारत का निर्माण होगा। और बहुत सारी चीज़ें अब चल रही हैं, नया जनरेशन है, देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।